Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is clinical biochemistry and metabolism. Basically यहाँ से हम लोग सिर्फ उसके इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रीनीमिया, हाइपरकैलेमिया वगैरह ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे, इनकी कॉजेज़ और इनकी ट्रीटमेंट। इस पिक्चर में प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताया गया कि एक नेफ्रॉन में किस किस लेवल पे कौन कौन से चैनल्स हैं जो एक्ट करते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एक्ट करते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में SGLT2 है जो सोडियम ग्लूकोज को अंदर लेकर आता है। ब्लड के लेवल पे तो सोडियम 2 पोटेशियम वाला चैनल ने एक्ट करना ही करना है। यूरिन में कौन से यूरिन से जो यूरिन का ल्यूमेन है नेफ्रॉन का ल्यूमेन है जो यूरिन बनाता है, यहाँ पे सारा यूरिनरी मटेरियल जो भी एक्सक्रीटोन होता है वहाँ आता है। तो यहाँ कौन कौन से चैनल एक्ट करते हैं। सोडियम ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट से। ठीक, यहाँ पे वाटर की परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर कोई डायरेटिक एक्ट करवाना तो कौन सा करवाएंगे, एस्टाजोलामाइड। फिर थिक असेंडिंग लिम्ब पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल है और यहाँ पे कौन सा डायरेटिक एक्ट करता है, इथ्रानिक एसिड या फ्यूरोसिमाइड। अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड का चैनल है जो सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, प्लस पैराथायरॉइड हार्मोन वुड एक्ट के कैल्शियम जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो। और यहाँ पे थायजाइड डायरेटिक एक्ट करता है। अगर हम थायजाइड डायरेटिक पेशेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्ट करता है। ऊपर कोई भी हाइड्रोजन आयन या बाइकार्बन आयन जा रहा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना यूरिनरी पीएच पे। जो कुछ भी होना डिलेड डिस्टल या कॉर्टिकल कलेक्टिंग के इंटरकलेटेड सेल में, वहाँ से हाइड्रोजन जो जाएगा ना, बाइकार्बोनिक एसिड टूटेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा और बाइकार्ब एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन विल एक्ट एज द पीएच मेंटेनिंग हाइड्रोजन। ठीक, प्रिंसिपल सेल में अगेन सोडियम अब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये अब क्लोराइड के साथ या पोटेशियम के साथ अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अकेले सोडियम अब्जॉर्ब हो रहा है। सोडियम चैनल्स हैं और अगेन 3 सोडियम आर अब्जॉर्ब इन टर्न 2 पोटेशियम विल गो आउट। और यहाँ पे डायरेटिक्स अमेलोराइड और स्पाइनल इलेक्ट्रॉन एक्ट कर सकते हैं और वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द एक्शन ऑफ ADH। अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ ये सेकेंडरी मैकेनिज्म ऑफ एक्सेस सोडियम। जो सोडियम का ना होना, एक्सेस सोडियम की वजह से जो एडीमा होता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से एडीमा होता है, उसका फ्लो चार्ट है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल जस्ट मिस इट। कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीनीमिया। अब हाइपोनेट्रीनीमिया किसे कहते हैं। नॉर्मल सोडियम की क्या रेंज होती है, 135 से 145 तक। अगर 135 से कम है तो इट इज़ हाइपोनेट्रीनीमिया। जैसे पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि एक पेशेंट है वो हिट एंड रन केस की वजह से प्रेजेंट करता है ER में और उसकी हेड इंजरी है, ब्रेन एडीमा है और उसका सोडियम 128 है, पोटेशियम इज़ 3.8 इन द नॉर्मल रेंज, बाकी यूरिया यूरिक एसिड ब्ला ब्ला दे आर इन द नॉर्मल रेंज। तो सोडियम चूँकि कम है तो इट विल लीड टू अ स्टेट ऑफ हाइपोनेट्रीनीमिया और देयर इज सेरिब्रल एडीमा ड्यू टू हाइपोनेट्रीनीमिया। इस तरह एक क्वेश्चन है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक, देयर इज फटीग एंड कन्फ्यूजन और नो ऑर्थोस्टैटिक चेंज, हार्ट लंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन द नॉर्मल, देयर इज पेडल एडीमा और लेकिन सोडियम जो है वो 110 है, पोटेशियम भी ठीक है, क्लोराइड भी 82, तो क्लोराइड भी कम है, लेकिन हम ज़्यादा सोडियम पे फोकस करते हैं कि सोडियम जो है वो हमारे पास सोडियम कम है तो हाइपोनेट्रीनीमिया की स्टेट आ जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या हाइपोनेट्रीनीमिया की कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन डायरेटिक थेरेपी, थायजाइड्स, फ्यूरोसिमाइड, डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सोडियम लॉसेस, बर्न्स या फिर SIADH, हाइपोथायराइडिज्म, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, ये कॉजेज़ हैं हाइपोनेट्रीनीमिया की। हाउ वुड यू करेक्ट, इसके ना 3 चीज़ें हैं जो करेक्शन में यूज़ होंगी। एक तो ये कि आपने इसे बहुत जल्दी से रैपिडली करेक्ट नहीं करना। जो भी चीज़ है इसे रैपिडली करेक्ट, हाइपोनेट्रीनीमिया जैसा भी प्रेजेंट करा है इसे रैपिडली करेक्ट नहीं करना। वाई? बिकॉज रैपिड करेक्शन से अब्रप्ट देयर वुड बी इंक्रीज इन द एक्स्ट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी, वाटर शिफ्ट करेगा, देयर विल बी वाटर शिफ्टिंग, तो इट वुड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स में अब्रप्टली वाटर शिफ्ट होने की वजह से देयर विल जस्ट श्रिंक आउट एंड दे डिटैच फ्रॉम द माइलिन शीथ, दिस इज नोन एज माइलिनोसिस। तो रैपिडली करेक्ट नहीं करना। 3 चीज़ें जो करेक्शन में करनी है लेकिन रैपिडली नहीं। एक तो ये कि हाइपोटोनिक 3% सोडियम क्लोराइड उसे लगा देना, IV बोलस। दूसरा ये कि जैसे बताया कि SIADH आल्सो कॉजेज हाइपोनेट्रीनीमिया। तो SIADH V2 रिसेप्टर जो किडनी पे एक्ट करते हैं उसके इंटरकलेटेड सेल्स पे, V2 रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटागोनिस्ट छोड़ दें, लाइक कोनिवेप्टेन, टोलवेप्टेन, डीमिक्लोसाइक्लिन, वो लगा देनी है। दूसरा और थर्ड चीज़ की फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रखनी है हमने, क्योंकि सोडियम इटसेल्फ कॉजेज वाटर रिटेंशन, फ्लूइड को हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। हाइपोटोनिक सलाइन देना है, कोनिवेप्टेन, टोलवेप्टेन, V2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, और बाकी कंटिन्यू नॉर्मल सलाइन, वो वाली चीज़ है। ये हो गया हाइपोनेट्रीनीमिया। अब हाइपोनेट्रीनीमिया कॉजेज़ के क्या हैं। हाइपरनेट्रीनीमिया के कुशिंग्स, कॉन्स सिंड्रोम, डायबिटीज़ इंसिपिडस, सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक,
ये सारे कॉजेज़ हाइपरनेट्रीमिया कराते हैं। हाइपरनेट्रीमिया क्या है, अब 148 से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। 146, 145, 145 इज़ लाइक नॉर्मल रेंज ना, 145 इज़ अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल रेंज, तो 148 से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाउ वुड यू मैनेज दिस कंडीशन? इसमें IV फ्लूइड्स लगेंगे। अगेन इसको भी रैपिडली नहीं करना क्योंकि माइलिनोसिस हो सकती है। अगेन कि इसे रैपिडली करेक्ट नहीं करना और इंट्रावेनस फ्लूइड्स ही लगाएंगे। और कौन कौन से इंट्रावेनस फ्लूइड्स होंगे? 0.4%, 0.45% सलाइन, 0.9% सलाइन नहीं लगाएंगे। यहाँ फिर आइसोटोनिक 5% डेक्सट्रोज लगा सकते हैं। इनिशियल रेट 50 to 70 मिलीलीटर पर आवर के लिहाज से सेट करना है। और कॉशन ये है कि अच्छे खासा एक्सट्रीम कॉशन के साथ इसे चलाना है क्योंकि सोडियम अगर कम बहुत ज़्यादा कम हो जाए वो उसका मसला, और अगर बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाए तब मसला, और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए तब दोनों का मसला। अब आ जाते हैं कैल्सीमिक स्टेट पे, सॉरी कैल्सीमिक नहीं, कलीमिक स्टेट पे। पोटेशियम हाइपोकलीमिक और हाइपरकलीमिक। और पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पोटेशियम बॉडी में पोटेशियम जो है वो कम हो जाए तो ECG पे इफेक्ट आ जाता है। बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाए तब भी ECG में इफेक्ट आ जाता है। अब क्या इफ़ेक्ट आता है? नॉर्मल ECG में अगर हाइपोकलीमिया हो जाए, हाइपोकलीमिया जो कलीमिया है, पोटेशियम है, वो रिवर्स करता है वेंट्रिकुलर उसको कंट्रैक्शन को नहीं, उसकी डीपोलराइजेशन को रीपोलराइज करता है। तो अगर पोटेशियम कम होगा तो इट विल फ्लैटन द T वेव और फिर U वेव आ जाएगी, ST डिप्रेशन अलॉन्ग विद U वेव। और इसी के ऑपोजिट अगर हाइपरकलीमिया हो जाए तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाए ना, मतलब तो इतना जल्दी रीपोलराइज हो जाएगा, इट विल गिव अ टेंडेड पीक T वेव और वाइडेंड QRS कम्प्लेक्स। हाइपोकलीमिया होता अब कैसे है और होता किस स्टेज पे आके हम उसे कहते हैं हाइपोकलीमिया? नॉर्मल रेंज है 3.5 से 5.5 पोटेशियम की, तो अगर 3.3 से कम हो जाए ना तो हम उसे कहते हैं हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया के कॉजेज़ मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो ये कि डिक्रीज़ इनटेक, नॉर्मल कितना चाहिए होता है 1 मिली इक्विवेलेंट पर किलोग्राम पर डे, जो कि 1 इंच ऑफ बनाना प्रोवाइड कर सकता है, 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम रिच डाइट्स, हनी, डेट्स, बनानास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं। अगर पेशेंट जो है पोटेशियम इंटेक ही कम कर रहा है, डाइटरी इंटेक उसकी कम है, हाइपोकलीमिया हो जाता है। कोई वॉमिटिंग की एपिसोड है, नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन के एपिसोड है, या डायरिया के एपिसोड है, उसकी वजह से फिर आ जाता है हमारे पास लूप डायरेटिक्स, थायजाइड, जो बार्टर सिंड्रोम और गिटलमैन सिंड्रोम्स हैं दैट अकर विद कुशिंग्स के साथ या एक्टोपिक एसिटियस सिक्रीशन है, उसके साथ भी हाइपोक्लिमिक स्टेट आनी है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कॉन सिंड्रोम के साथ भी आती है। कॉन सिंड्रोम में बेसिकली बार्टर सिंड्रोम की तरफ रीड करता है जिसमें हाइपोक्लिमिक स्टेट आती है विद एल्क्लोसिस। और लिडल सिंड्रोम, अब याद रखना जहाँ कहीं हाइपोक्लीमिया होगा ना, मोस्टली वहाँ पे जैसे कॉन सिंड्रोम या कुशिंग सिंड्रोम में हाइपोक्लीमिया होता है तो मोस्टली वहाँ पे एल्क्लोसिस ही होती है। ठीक, अब हाउ वुड यू करेक्ट दिस हाइपोक्लीमिक स्टेट? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई क्या हाइपोक्लीमिया है? वो कहता है प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट करवाओ, बाइकार्बोनेट कराओ, यूरिन पोटेशियम करवाओ, और उसके साथ साथ प्लाज्मा कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कराओ। क्योंकि प्लाज्मा मैग्नीशियम और कैल्शियम जब कम है इट विल हिंट टुवर्ड्स अदर सिंड्रोम्स, जिससे पता लग सकता है कि अच्छा वो सिंड्रोमल मसला हुआ है तो इसलिए पोटेशियम कम है। हाउ वुड यू मैनेज? ये कि पहले पता लगाएं कि कॉज क्या जिसने हाइपोक्लीमिया कराया, और फिर पता लग गई या कॉज तो फिर आराम से पोटेशियम क्लोराइड की वो टैबलेट्स या तो स्लो रिलीज टैबलेट्स दे दें, और या फिर अगर एक्यूट सर्कमस्टेंसेस है तो फिर इंट्रावीनस पोटेशियम क्लोराइड दें। और उसका इस तरह देंगे कि 1 लीटर नॉर्मल सलाइन के अंदर 40 मिलीमोल पोटेशियम क्लोराइड जाएगा, वो ड्रिप चलेगी अबाउट 40 ड्रॉप्स पर मिनट के लिहाज से, और उसे कम से कम 4 घंटों में ख़त्म होनी है, 4 घंटों से कम ख़त्म नहीं होनी चाहिए वो। और ये पेशेंट को फिर अगर डायरेटिक्स की वजह से हो रहा है, लूप डायरेटिक्स या थायराइड डायरेटिक्स, तो उसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स दे लाइक अमिलोराइड कैन असिस्ट इन द करेक्शन ऑफ हाइपोक्लीमिया। अब आ जाते हैं हम हाइपरक्लीमिया की तरफ। हाइपरक्लीमिया कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो हम लोगों ने जो स्टेट पढ़ी थी ना हाइपोक्लीमिया की, हाइपोक्लीमिया मोस्टली ऐसी स्टेट्स में होता है जहाँ पे अल्कलोसिस हो। जैसे पोटेशियम इंट्रासेलुलर है ना, अगर पोटेशियम जो है हाइपोक्लीमिया स्टेट मतलब पोटेशियम इंट्रासेलुलर स्टेट में ही कम हो रहा है तो उसे हम हाइपोक्लीमिया कहते हैं। यहाँ पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेल्स में, इस तरह के पोटेशियम इंट्रासेलुलर कम है तो उसे हम हाइपोक्लीमिक स्टेट ऑब्वियसली कहेंगे ना। इंसुलिन देने की वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से, इंसुलिन देने की वजह से ऑब्वियसली पोटेशियम अंदर शिफ्ट होता है क्योंकि इंसुलिन पोटेशियम के अगेंस्ट ही जाता है। फैक्टर्स दैट शिफ्ट पोटेशियम सेल साथ जाते हैं, इंसुलिन पोटेशियम के साथ जाता है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? सोडियम को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है ना, पोटेशियम को भेज देता बाहर।
एल्कोलोसिस भी यही काम करती है। जब पोटेशियम बाहर जाएगा एल्डोस्टेरॉन के एक्शन में, कौन सिंड्रोम में या कुशिंग सिंड्रोम में, तो वो अपने साथ हाइड्रोजन को भी बाहर लेकर जाता है, तो इट कॉज एल्कोलोसिस। बीटा एगोनिस्ट की वजह से, जैसे साल्ब्यूटामॉल की वजह से, ये सारे फैक्टर दे कॉज हाइपोक्लीमिया, क्यों? क्योंकि पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब इसके जो सारे ऑपोजिट फैक्टर्स होंगे ना, वो हाइपरक्लीमिया कॉज करेंगे, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन डेफिशिएंट है, इंसुलिन नहीं अंदर जा रही तो पोटेशियम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। एल्डोस्टेरॉन डेफिशिएंसी एज इन एडिसन्स डिजीज़, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम लॉस हो रहा होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है तो, और हाइड्रोजन भी सेव हो जाता है, इट लीड्स टू एसिडोसिस। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकेट के जो बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकेट की सारी जो जो मतलब बीटा ब्लॉकर्स हैं, लाइक प्रोपेनोलॉल वगैरह, दे आल्सो कॉजेज हाइपरक्लीमिया। स्ट्रेनस एक्सरसाइज कॉजेज हाइपरक्लीमिया। मोर ओवर सेल लाइसिस, अगर ब्लड ऐसे स्टोर हुआ हो तो इट आल्सो कॉजेज हाइपरक्लीमिया। यहाँ सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो ये कॉजेज हैं सारी जो हाइपरक्लीमिया कॉज कर सकती हैं और करती हैं बेसिकली। मोर ओवर रीनल ट्यूबुलर सिरोसिस टाइप 4 ये भी करती है हाइपरक्लीमिया। और हाउ वुड यू ट्रीट हाइपरक्लीमिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस तरह के। 65 ईयर ओल्ड मेल नॉन डायबिटिक फॉर 10 ईयर्स, लास्ट 2 मंथ से उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पल्स इज 100, ब्लड प्रेशर 170/100, टेम्परेचर एफिब्राइल, रेस्पिरेटरी रेट 22, पेलर एडिमा भी है, जीवीपी रेज्ड है, बेसल क्रेपिटेशन, और बेसिकली हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। अब इसका देखें, क्रेटिनिन 10, सोडियम 130, ये भी कम है, लेकिन पोटेशियम 7 है, अच्छा खासा ज़्यादा है, pH 7.1, बायकार्ब 10। तो इसका व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन है कि डायग्नोसिस के CCF सेकेंडरी टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी की तरफ जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ इसकी ज़्यादा है। व्हाट आर द कॉज ऑफ नॉर्मल 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हम आगे पढ़ते हैं। हाउ विल यू ट्रीट हाइपरक्लीमिया। अब हाइपरक्लीमिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसको ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरक्लीमिया 3 स्टेजेस में ट्रीट होता है। एक तो ये कि स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 मिलीलीटर और 10% सोल्यूशन देते हैं। फिर वी विल शिफ्ट, हाउ टू शिफ्ट द पोटेशियम इनटू द सेल। जो सारी चीज़ों ने पोटेशियम को सेल से बाहर निकाला ना, इसको ऑपोजिट कर दें। इंसुलिन डेफिशिएंसी, आप इंसुलिन दें। ग्लूकोज डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज दें। बीटा ब्लॉकेट बाहर निकालते हैं तो बीटा एगोनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामॉल दें। शिफ्ट इनटू द सेल के लिए इनहेल बीटा 2 एगोनिस्ट साल्ब्यूटामॉल, IV ग्लूकोज 50 मिलीलीटर और 50% सोल्यूशन, और इंसुलिन के 5 यूनिट्स लगा देंगे। IV सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों? क्योंकि हाइपरक्लीमिया आल्सो कॉजेज एसिडोसिस, तो उसके एल्कोलोसिस करानी है। रिमूव पोटेशियम फ्रॉम द सेल, IV फ्यूरोसिमाइड एंड नॉर्मल सेलाइन, आयन एक्सचेंज रेजिन या डायलिसिस करके हम पोटेशियम को बाहर निकाल देंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एसिड बेस बैलेंस। इसमें हमने पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक नॉर्मल हमें पता है pH रेंज इज़ अबाउट 7.35 to 7.45, 7.4 को हम न्यूट्रल लेते हैं ना। और बाइकार्बोनेट इज़ अबाउट 22 to 28 तक लेते हैं, 24 को बेसिकली वो एवरेज निकाल लेते हैं इसका। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 एवरेज लेते हैं, और 35 to 45 जो है इसकी रेंज रखते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या, एसिडोसिस में सॉरी, क्या होता है? pH गिरती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कम हो रहा है और pH जो ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगी, तो पेशेंट जो आएगा वो हाइपर वेंटिलेटिंग स्टेट में आएगा, उससे एयर हंगर होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में एसिड को बाहर निकाल रहा होगा क्योंकि बॉडी में एसिड इकट्ठा हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ हैज़ एन एसिडिक स्टेट ना, तो इसलिए बाहर निकाल रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस 2 तरह की होती है, एक होती है हमारे पास नॉर्मल आयन गैप, एक होती है इंक्रीज्ड आयन गैप। अनाइन गैप क्या है? कैटाइंस और अनाइंस का डिफरेंस आपस में कितना है? सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब करते हैं, तो जितना आंसर निकलता है देखते हैं। अगर तो आंसर 12 to 16 के दरमियान है तो इसका मतलब है नॉर्मल अनाइन गैप है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई हुई है तो नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन अगर 16 से बड़ा गैप का आ जाता है, 16 से ज़्यादा बड़ा डिजिट आ जाता है, तो इसका मतलब इंक्रीज्ड अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में कई दफ़ा सिर्फ सोडियम भी लगता है, सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, लेकिन मोस्टली सोडियम प्लस पोटेशियम ही होता है ताकि सारे कैटाइंस ऐड हो। कॉज ऑफ नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नॉर्मल एनाइन गैप में देयर इज इंजेक्शन और इन्फ्यूजन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड लाइक अमोनियम क्लोराइड या HCl किसी ने इंजेस्ट कर लिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाइकार्ब लॉस ड्यू टू डायरिया, बाउल फिस्टुला, स्मॉल बाउल फिस्टुला, यूरिनरी डाइवर्जन प्रोसीजर, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस द मोस्ट कॉमन कॉज, इसके कहते हैं कि टाइप वो जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर प्रॉक्सिमल जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 में बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और 2 में कहते हैं कि एसिड लॉस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से और 4 में भी वो कहते हैं कि एसिड जो 4 में तो खैर एसिडोसिस ही होती है कि एसिड नहीं लॉस हो पा रहा और हाइपरक्लेमिक स्टेट हो जाती है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वन ऑफ द कॉज ऑफ द नॉर्मल अनाइन गैप। इंक्रीज अनाइन गैप में
जो हम लोग पढ़ते हुए ना, डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक कीटोसिडोसिस, क्योंकि कीटोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इट इंक्रीजेज द आयन गैप, स्टारवेशन कीटोसिस, लैक्टिक कीटोसिस, यूरेमिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर, और फिर पॉइजनिंग, एक्सोजिनस एसिड लोड, एस्पिरिन, मेथनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, सारी पॉइजनिंग कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाउ वुड यू ट्रीटमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ये होती है कि पेशेंट खुद ही हाइपर वेंटिलेट करा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, आप फ्लूइड्स को मैनेज करें। और जैसे कुछ पेशेंट्स बहुत कम बायकार्ब के साथ आते हैं, तो अगर 10 से कम है और पीएच जो है 7.1 से कम है, तो फिर आप पेशेंट को दे सकते हैं बायकार्ब की थेरेपी। जैसे इस क्वेश्चन में बायकार्बोनेट 10 से कम था और पीएच 7.1 से कम थी, तब दे सकते हैं, लेकिन वैसे बायकार्बोनेट नहीं देते। वाई? बिकॉज इट कॉज सेरेब्रल एडीमा और उससे डेथ भी हो सकती है। फिर यहाँ पे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का बताया हुआ है कि रीनल एसिडोसिस टाइप जो 1 है, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, में बताया कि बायकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन का मसला है। 2 में क्लासिक डिस्टिल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में सोडियम नहीं, एसिड की सिक्रीशन का मसला होता है। और टाइप 4 में क्या मसला होता है? टाइप 4 में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड प्लस सिक्रीशन पोटेशियम और हाइड्रोजन, अगेन एसिड सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। तो दोनों सिनेरियोज़ में वहाँ भी एसिड सिक्रीट नहीं हो पा रहा था, यहाँ भी एसिड सिक्रीट नहीं हो पा रहा। सिर्फ 1 में बायकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन का मसला, बाकी दोनों में एसिड की सिक्रीशन का मसला, प्लस 4th वाले में पोटेशियम की भी सिक्रीशन नहीं हो पाती। इसे हाइपरक्लेमिक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं। अच्छा, जो इसकी टाइप 3 है ना, वो अब ज़्यादातर यूज़ होती ही नहीं, तो टाइप 1, 2 और 4 ही हम करते हैं। फिर कॉज ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस लिखा हुआ है, इट कैन बी ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। जो टाइप 1 है, जिसमें बायकार्बोनेट रिलीज़ नहीं होता, एक्सक्रीट नहीं होता, एक्सक्रीट नहीं कर पाते, बायकार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की भी डेफिशिएंसी है, मेटालिक पॉइजनिंग है, फेनकॉनी सिंड्रोम वगैरह। जिस टाइप 2 में क्लासिक डिस्टल आरटी है, जिसमें एसिड सिक्रीट नहीं हो पाता, इट कैन बी बिकॉज ऑफ SLE, शॉर्गन सिंड्रोम, टॉक्सिक एंड ड्रग्स लाइक लिथियम टोलिन। हाइपरक्लेमिक डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें एसिड और पोटेशियम दोनों एक्सक्रीट नहीं हो पाते, मे बी बिकॉज ऑफ द पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, अमीलोराइड, स्पेनोलेक्टोन या ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी या रीनल ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। बहरहाल इसका मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अगर तो 7 से कम पीएच है या फिर बायकार्ब जो है वो 10 से कम है, फिर देना आपने बायकार्ब लगाना है, नहीं तो आईवी फ्लूइड्स दें, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो मैनेजमेंट ऑफ द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स उनको मेंटेन करें और पेशेंट को स्टेबलाइज करें। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, अब यहाँ से एसिड गायब हो गया। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में बायकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो गया और पीएच जो है वो बेसिक की तरफ चली गई। मोस्ट कॉमनली इज बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग, क्योंकि निकल जाता है एसिड हमारे निकल जाता है वॉमिटिंग से, HCl निकल जाता है। ये बुलीमिक्स के अंदर मोस्टली मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। और इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम और कॉन सिंड्रोम दोनों, क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्ब कर देते पोटेशियम, और पोटेशियम को जब बाहर भेजते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन भी साथ लेकर जाता है बाहर, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हाउ वुड यू ट्रीट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस? हाइपोवोलेमिक स्टेट होगी, वॉमिटिंग की वजह से तो मोस्टली 0.9% सलाइन देंगे। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जैसे कुशिंग और कौन में बताया कि हाइपोकलीमिया विद इस अल्कलोसिस हुई होती है, तो हम पोटेशियम को भी सप्लीमेंट करेंगे। पोटेशियम को किस तरह करना है? 40 मिली मोल पर लीटर इन 1 लीटर नॉर्मल सलाइन इन 4 आवर्स कंप्लीट करेंगे इन 40 ड्रॉप्स पर मिनट। और इसका ना रूल ऑफ 40, जैसे 40 ड्रॉप्स पर मिनट, 40 मिली मोल पर लीटर। और ये एक और कि पेशेंट को तब भी पोटेशियम लगाएंगे जब उसका यूरिन आउटपुट इस मिनिमम 40 मिलीलीटर पर आवर, वरना उसको नहीं लगाते पोटेशियम। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हाइपरवेंटिलेशन इतनी ज़्यादा हो जाए तो इट कैन आल्सो लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, नहीं सॉरी, वो तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ ले जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो पेशेंट है, COPD का पेशेंट हो या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक उसको बहुत ज़्यादा चढ़ गया हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसने उसके रेस्पिरेशन को डिफेक्टिव कर दिया हो, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सच एज पैरालिसिस, चेस्ट वॉल इंजरी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कॉमुलेट हो गई है, दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाउ वुड यू मैनेज? कोई जो भी मसला है, एनेस्थीसिया अगर ज़्यादा तो एनेस्थीसिया को ठीक करें, COPD है तो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड की जाए पेशेंट को ताकि वो सांस सही ले सके, अल्टीमेटली वेंटिलेटरी सपोर्ट में भी नेसेसरी। रीनल अल्कलोसिस एग्जैक्टली वही मैं बात करती हूँ, एंग्जाइटी स्टेट्स में, ओवर विग्रस असिस्टेड वेंटिलेशन की स्टेट में, या बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट कर गया कोई पेशेंट, तो स्टेट में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है। अब जब भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज बिन वॉश्ड आउट और जो किडनी है वो सेव करेगी बायकार्बोनेट को। इसी दौरान में देयर विल अकर फीचर्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया लाइक टेटनी, सीजर, स्ट्रोजी साइन और शोवास्टिक साइन हो सकता है। क्यों? क्योंकि
रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में अब हाइड्रोजन आयन नहीं है। हाइड्रोजन वैसे एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके चलता रहता है, लेकिन चूंकि अब हाइड्रोजन आयन नहीं है तो नॉर्मल कैल्शियम कम्पीट करता था हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन जीत जाता था बिकॉज हाइड्रोजन ज़्यादा, इसमें हाइड्रोजन आयन कम है तो कैल्शियम वुड इजीली गो एंड कंबाइन विद एल्ब्यूमिन। अब कैल्शियम फ्री कैल्शियम बॉडी में कम है तो इट विल गिव साइंस ऑफ टेटनी एंड सीजर्स एंड ट्रोजी साइन जो बताया कि ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो कफ है अगर वो बांधे हैं बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक या सिस्टोलिक से थोड़ा सा प्रेशर ऊपर रखें 3 मिनट के लिए, कफ को इन्फ्लेटेड ही रखें तो जो है मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगे और इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स एक्सटेंडेड हो जाएंगे। शोस्टिक साइन अगर ज़ाइगोमा पे हम थोड़ा सा ऐसे टैप करें ना तो फेशियल मसल्स और अपर लिप के मसल जो है फुल पैरालिसिस में चले जाते हैं। इसकी मैनेजमेंट अगेन करेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉज, रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी, पीरियड ऑफ रीब्रीथिंग। जब हाइपर वेंटिलेट करा तो उस पेशेंट को कोशिश करें कि क्लोज बैग में हाइपर वेंटिलेट अगर वो कर रहा है तो क्लोज बैग में करें। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनती है उस बैग में, वो जो एक्सेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो उस बैग में ही होगी, दैट वुड गिव एन इनिशिएटिव टू ब्रीथ। फिर मिक्स्ड एसिड बेस्ड डिसऑर्डर हैं जिसमें कंपनसेशन ऑन कंपनसेशन डिस्कस हुई थी है, तो बाकी हमने जनरल सर्जरी में भी डिस्कस किया था। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।